बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो है हम बात करेंगे कि साइटेशन किस तरीके से लिखनी चाहिए किसी भी थीसिस में या रिसर्च पेपर में या टेक्निकल रिपोर्ट में। जो बातें इसमें करूँगा वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के स्टैंडर्ड्स के हवाले से होंगी और हम अपने बच्चों को जो है थीसिस या टेक्निकल रिपोर्ट इसी तरीके से लिखवाते हैं। लेकिन अगर कोई और स्टूडेंट भी किसी और यूनिवर्सिटी का इसको सुन रहा है तो उनके लिए भी ये उतनी ही फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि ये रूल्स तकरीबन सेम हैं सब यूनिवर्सिटीज़ के। और जो इस वीडियो के 3 हिस्से होंगे, इसमें पहले हिस्से में बात होगी कि कितने तरीके हैं साइटेशन लिखने के। दूसरे में बात होगी, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि साइटेशन किस तरीके से लिखनी है। और तीसरे में कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे कि बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि कुछ स्पेशल केस बन जाता है, कोई कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, तो उसको कैसे टैकल करना है। और ये तीनों हिस्सों के जो लिंक्स हैं वो मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। आप इजीली उनको क्लिक करके किसी भी हिस्से को देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि साइटेशन लिखने के कितने तरीके हैं। साइटेशन लिखने के 2 तरीके हैं, एक को स्टार्ट ऑफ लाइन कहते हैं और दूसरा एंड ऑफ लाइन होता है। स्टार्ट ऑफ लाइन में आमतौर पे ये सबसे आसान मेथड है और ये स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि इसमें लाइन के अंदर आप साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं और वो रीडर जो पढ़ रहा होता है आपकी बातों को, उसको वो पढ़ना पड़ता है हर सूरत में। इसलिए इस सिलसिले में ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है। आइडियल ये उस सूरत में होता है अगर आप कोई पैराग्राफ की शक्ल में लिख रहे हैं और एक पैराग्राफ एक साइंसदान के काम के ऊपर लिख रहे हैं, यानी इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी कहते हैं कि बच्चे आमतौर पे इसी को फॉलो करते हैं कि एक पूरा पैरा जो है वो एक साइंसदान के बारे में लिख दिया कि फ्लाई एट ऑल रिपोर्टेड दैट, और उसके बाद उसने उसका पूरी डिटेल बताई कि जनाब इसने ये देखा और इसने ये पाया। तो उस तरीके में तो ये ठीक है, ये आइडियल है। दूसरा है एंड ऑफ लाइन या मिड ऑफ लाइन। बाद दफ़ा मिड में भी दे देते हैं, वो नीचे एग्जाम्पल दूंगा तो पता चल जाएगा। इसमें ये एडवांस वे है, ये थोड़ा अच्छा है लिखने में, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें हम आमतौर पे ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं जो आपकी साइटेशन होती है। और ये एक्चुअली फ़िक्रे का एग्जैक्ट हिस्सा नहीं होती। फ़िक्रा जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद एंड पे आके साइटेशन होती है। अगर कोई पढ़ना चाहे पढ़ ले, नहीं पढ़ना चाहता तो ना पढ़े। तो इस हवाले से ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तीसरे नंबर पे ये आइडियल है अगर आपको स्टोरी लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, चीज़ों को इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं। और या ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और मैं एक मेरा फ़िक्रा ख़त्म होता है तो उसके बाद स्क्रीन पर कुछ लिखा आ जाता है। और अगर आप चाहें तो पढ़ लें, दिल करे तो ना पढ़ें, ठीक है ना? बात सुनते रहें। एग्ज़ाम्पल ये उसकी मैंने दी, ये देखें तो रेड लाइट एनहांसेस जर्मिनेशन। अब अगला बंदा अगर चाहता है तो सलमान 2020 पढ़ेगा, अदरवाइज़ वो इसको स्किप करके, यानी इसको पढ़े बगैर अगली लाइन इससे पढ़ लेगा। रेड लाइट एनहांसेस जर्मिनेशन, ओसाका एंड गनी, ये आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं इनको किस तरीके से करना है। साइटेशन लिखने के लिए हम केस लेते हैं सबसे पहले तो वन ऑथर ओनली। अगर सिर्फ एक ऑथर है आपके पास तो उसमें एक ऑथर है तो उसका आखिरी नेम लेंगे। जैसे सलमान मुश्ताक था, उसका मुश्ताक ले लिया, एक स्पेस दी, स्पेस देने के बाद ब्रैकेट शुरू की, ब्रैकेट में ईयर लिखा, ईयर ब्रैकेट बंद की, और उसके बाद फिर एक स्पेस दी। उसके बाद आप अपनी बात शुरू करें, और बात शुरू करने के लिए आमतौर पे हम रिपोर्टेड का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, टेस्टेड, असेस्ड, इवैल्यूएटेड, एग्जामिन्ड, ठीक है ना? बहुत सारे आप और भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद आप अपनी बात लिखेंगे यहाँ पर, इस जगह पर। और इसमें आमतौर पे जो स्टार्ट ऑफ लाइन में रेफरेंसेस लिखे जाते हैं, इसमें बात 2 हिस्सों में की जाती है। पहले हिस्से में हम बताते हैं कि उसने क्या चीज़ चेक की, उसने क्या चीज़ देखी, और दूसरे हिस्से में बताते हैं कि फिर उसने क्या फाउंड किया। जैसे आप देखें कि एंड फाउंड दैट रेड लाइट वाज़, और फिर उसने देखा, उसने उसने पाया कि ये चीज़ जो है ज़्यादा अच्छी है। एंड ऑफ लाइन में अगर वही रेफरेंस लिखना हो तो आप सिर्फ काम की बात लिखते हैं। आप कहते हैं रेड लाइट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ब्लू लाइट इन बूस्टिंग फोटोसिंथेसिस अनियन प्लांट, और फिर स्पेस देंगे, ब्रैकेट शुरू करते हैं, और ब्रैकेट के अंदर साइंटिस्ट का नाम लिखा और कॉमा लगाया अलग करने के लिए साइंटिस्ट के नेम को ईयर से, एक स्पेस दी, ईयर लिखा, ईयर लिखने के बाद ब्रैकेट बंद की और फिर फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये दोनों रेफरेंसेस में डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। एक तो ये कि लेंथ में फ़र्क है। स्टार्ट ऑफ लाइन में पूरा एक पैरा लिख दिया ऑलमोस्ट, जबकि एंड ऑफ लाइन में एक लाइन सिर्फ लिखी है। और दूसरे नंबर पे अगर आप टेंस देखें जो मैंने इस्तेमाल किया है, स्टार्ट ऑफ लाइन में मैं पास्ट टेंस में जा रहा था, मैंने कहा इसने उसने ये कहा था, उसने ये किया था, उसने ये कहा, वगैरह वगैरह। जो एंड ऑफ लाइन था उसमें मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जिस बिल्कुल नॉर्मल वे में जिस तरह मैं एक कहानी बयान करता हूँ कि देखें जी रेड लाइट बहुत अहम है और वो ब्लू लाइट से बहुत अच्छी है, वो प्याज के अंदर बूस्ट करती है फोटोसिंथेसिस को। और फिर बात के बाद एंड पर मैंने ब्रैकेट में खामोशी से उसका रेफरेंस दे दिया, ठीक है? तो उसके बाद एक स्पेशल केसेस में ये हो जाता है बाज़ दफ़ा कि नाम जो आप लिख रहे हैं, जैसे सलमान मुश्ताक की जगह फ़र्ज़ कीजिए नाम है सनाउल्लाह, ठीक है? अब सनाउल्लाह लिखने के 2 तरीके हैं। अगर तो वो लड़का सना अलग और उल्लाह अलग लिख रहा है,
उस केस में उसका आप उल्ला जो है उसको उठाएँगे और 2011 के साथ कोट कर देंगे। लेकिन अगर उसने अपना नाम ऐसे लिखा हुआ है, सना डैश यूएल डैश अल्लाह, अब ये डैश लगा के उसने तमाम अल्फाज जोड़ दिए हैं। आप इसमें से अपनी मर्जी से अल्फाज नहीं निकालेंगे। ये नहीं होगा कि आप अल्लाह इसमें से निकाल लें और सनाउल को आप छोड़ दें, ऐसे नहीं हो सकता। तो इस केस में फिर आप इसको पूरे के पूरे को कोट करेंगे। आप कहेंगे सनाउल्लाह 2011, ठीक है? तो ये एक स्पेशल केस यहाँ पर डिस्कस करना था, ये देख लें। अच्छा जी, अगर 2 ऑथर्स हों, जैसे अभी एग्जांपल मैंने नीचे आप देख रहे हैं, इसमें 2 नाम हैं। एक सलमान मुश्ताक के साथ में मैंने अपना नाम ऐड कर दिया। इस केस में दोनों का आखिरी हिस्सा नाम का पकड़ लेंगे। अब अगर आप देखें, मेरा नाम उसामा बिन अब्दुल हफीज़ और मैं अब्दुल और हफीज़ अलग-अलग लिख रहा हूँ। बीच में कोई डैश नहीं लगी हुई, तो हफीज़ अकेला उठाऊँगा। अगर अब्दुल के साथ छोटी डैश लगा के हफीज़ जोड़ता, तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, फिर आप अब्दुल हफीज़ पूरा उठाते, ठीक है? तो अब यहाँ पर मुश्ताक एंड हफीज़, एंड के साथ दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद स्पेस दी। स्पेस देने के बाद वही जैसे पहले ईयर लिखा और स्पेस दे के रिपोर्टेड लिख दिया आगे। एंड ऑफ लाइन में क्या करेंगे, लाइन वैसी लिखी और मुश्ताक एंड हफीज, फिर कॉमा लगाया और फिर स्पेस देकर ईयर लिखा और ब्रैकेट बंद कर दी। ठीक हो गया? और फिर फुल स्टॉप लगा लिया। तो ये हो गया जी हमारा 2 ऑथर्स के साथ। अगर आप 2 ऑथर हों किसी पेपर को और उसका आपने हवाला देना, तो इस तरीके से देंगे। अगर तो आपके रिसर्च पेपर में जो आप साइट करना चाहते हैं 3 ऑथर हैं या 3 से ज़्यादा ऑथर हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? उस केस में एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम लिखेंगे मुश्ताक, और उसके बाद इटैलिक में, वैसे ज़रूरी नहीं है इटैलिक में लिखना, लेकिन मैं अपने बच्चों को हमेशा ये कहता हूँ कि इटैलिक में लिखें, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी जिस रूल और फॉर्मेट को मानती है, पाकिस्तान जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज हमारी यूनिवर्सिटी का एक जर्नल है, और उसका फॉर्मेट हमारे एक्चुअली थीसिस में भी फॉलो होता है। तो उसमें जो है ये इसी तरीके से चलता है कि एट जो है इटैलिक में लिखा, स्पेस दी, उसके बाद आल ए एल आल ये लिखा, और इसके बाद एक डॉट लगाया, ठीक है? और उसके बाद फिर स्पेस दी, और स्पेस देने के बाद ब्रैकेट शुरू की और 2011 ब्रैकेट बंद कर दी। ये जो एट आल है, ठीक है जी, ये एट आल का वर्ड एक्चुअली एक कह लीजिए लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है एंड हिज को वर्कर्स या एंड हिज टीम, ठीक है ना? तो ये मतलब अगर 3 से बढ़ जाए या 3 हो जाए साइंसदान, तो फिर हम बजाय इन तमाम साइंसदानों के नाम लिखने के हम एट आल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, और उसमें मुश्ताक एट आल मतलब कि मुश्ताक और उसकी टीम ने, ठीक है जी? और फुल स्टॉप क्यों लगाया एएल के बाद, कि ये एक एब्रीविएशन है, इसलिए इसके आगे फुल स्टॉप लगेगा। अच्छा, अगर एंड ऑफ लाइन की बात करूं तो बिल्कुल वैसे ही ब्रैकेट शुरू की। अब यहाँ पर एक चीज़ और ज़रा कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी। ब्रैकेट शुरू की, मुश्ताक अटाल लिखा, डॉट लगाया। अब आपको याद होगा पहले हम यहाँ पे कॉमा भी लगाते हैं, तो यहाँ पर भी कॉमा लगेगा। कुछ बच्चे ही छोड़ जाते हैं। उसके बाद स्पेस देंगे, स्पेस देकर फिर आगे 2011 लिखेंगे। 2011 लिखने के बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे और बाद में एंड पर फुल स्टॉप लगाएंगे। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, स्टार्ट ऑफ लाइन में देखें तो कॉमा नहीं लगना, स्टार्ट ऑफ लाइन में सिर्फ डॉट लगना है। क्योंकि कॉमा क्यों नहीं लगना है? क्योंकि हम ब्रैकेट में ईयर को बंद कर रहे हैं। और एंड ऑफ लाइन में कॉमा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने ब्रैकेट पहले इस्तेमाल कर ली थी, ब्रैकेट में हमने दोनों चीज़ों को रखा हुआ है। अब दोनों चीज़ों को अलग करने के लिए, नेम को ईयर से अलग करने के लिए बीच में कॉमा कॉमा इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये स्पेसिंग का ध्यान रखिएगा, स्पेसिंग इसी तरीके से देनी है। आखिरी बात ये कि एट आल जो होता है, इसमें ईटी और एएल इन दोनों को इटैलिक करना होता है। आमतौर पे कुछ बच्चे डॉट को भी इटैलिक कर देते हैं, हर्ज कोई नहीं है वैसे, लेकिन बाय रूल डॉट इटैलिक नहीं है, डॉट वैसे ही नॉर्मल लगेगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि जो आप काम लिख रहे हैं उस पर मल्टीपल पेपर्स आपको मिल जाते हैं, और वो मल्टीपल पेपर्स जो हैं ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डील कर रहे हैं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो दोनों चीज़ों को मिलाकर कर रहे हैं, ठीक है? उस केस में अब आप कहते हैं कि यार रेफरेंस मैंने मिलाकर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? उसमें फ़र्ज़ कीजिए ये अब पहला पेपर है सलमान मुश्ताक एंड अली वाला, मैं इसका पहले रेफरेंस लिखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मुश्ताक एंड अली, ब्रैकेट शुरू की 2011। उसके बाद दूसरा रेफरेंस लिखने से पहले मैं एंड का वर्ड इस्तेमाल करूँगा, और उसके बाद फिर दूसरे में क्योंकि 3 ऑथर्स थे, तो मैंने एटाल का इस्तेमाल किया, अल खादिम एटाल 2011, और आगे फिर वो अपनी बात पूरी लिख दी, ठीक है? और यहाँ पर एक कन्फ्यूजन, अगर 2 से ज़्यादा रेफरेंस हो जाएँ तो क्या करेंगे? आइडियली तो ऐसे कर सकते हैं आप कि मतलब आप 2 से ज़्यादा अगर रेफरेंसेस हो जाते हैं, तो आप फिर जो पहले वाले रेफरेंसेस हैं उनमें कॉमे का इस्तेमाल कर लें और आखिरी 2 में एंड करके उनको जोड़ दें। लेकिन मैं पर्सनली ये फ़ील करता हूँ कि ये इंतहाई बोरिंग एक बन जाएगा और एक इंतहाई बुरा लगता है ये। इसकी बजाय इस तरह के सेंटेंस को आप जो है इसमें एंड ऑफ लाइन रेफरेंस कोट कर दें। मैक्सिमम 2 रेफरेंस अगर आप कोट करना चाहते हैं तो स्टार्ट ऑफ लाइन में कर लें। 2 से ज़्यादा हैं तो फिर एंड ऑफ लाइन की तरफ चले जाएँ।
एंड ऑफ लाइन में कैसे करते हैं? एंड ऑफ लाइन में पहले वैसी जैसे बात लिखी, आगे कॉमा लगाया, अब फुल सॉरी ब्रैकेट शुरू की, ब्रैकेट शुरू करने के बाद जैसे पहले सिखाया, अब यहाँ पर अलग करने के लिए एंड इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। सेमी कॉलन में एक ऊपर रुकता है और नीचे कॉमा होता है, तो उसके बाद ये स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद आप दूसरे का हवाला देंगे जिस तरह आपको सिखाया वैसे ही, ब्रैकेट बंद करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, स्पेसेस आप देख सकते हैं इसमें कि ये स्पेसिंग जहाँ जहाँ दी है मैंने कुछ बताई है आपको इसमें। तो ये जनरल कुछ बातें इसमें कि किस तरीके से आप स्टार्ट ऑफ लाइन और एंड ऑफ लाइन में लिख सकते हैं। अच्छा, एक स्पेशल केस ऐसे आ जाता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, आप जो पेपर कोट कर रहे हैं अपने पेपर रिसर्च टेक्निकल रिपोर्ट में या थीसिस में, उन दोनों का लास्ट नेम सेम है, ठीक है? और वो दोनों सेम ही ईयर में फॉल कर रहे हैं। अब अगर आप इनका नाम लिखें, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, तो देखें मुश्ताक एट अल 2011 पहले का नाम आ गया, दूसरे का भी मुश्ताक एट अल 2011 आ गया। सवाल ये है कि मुश्ताक एट अल पहले वाला जो है, वो किस पेपर का हवाला है और मुश्ताक एट अल जो दूसरे वाला है, वो किस पेपर का हवाला है? कन्फ्यूज़न पैदा होगी यहाँ पर। अगर इस तरह का केस आ जाए तो फिर आप खुद से इसके अंदर जो साइटेशन आप पहले कर रहे हैं उसके साथ ए लगा लें, और जो साइटेशन आप बाद में अपने पेपर में इस्तेमाल करेंगे उसके साथ बी लगा लें। ये खुद से आप लगा रहे हैं, कोई रूल नहीं है इसका कि किसके साथ पहले लगनी चाहिए किसके साथ बाद में। सिर्फ ये है कि जो पेपर में साइटेशन पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब फर्ज कीजिए मुश्ताक डाल 2011 जो ऊपर वाला है, फर्ज कीजिए वो नीचे जो पिंक कलर का आपको नजर आ रहा है इसका रेफरेंस है, तो आप कहते हैं कि यार ये जो ऊपर वाला है ना इसको मैं ए लगा रहा हूँ, और नीचे भी फिर आप साथ उसको अंडरस्टूड रखेंगे, अपने जहन में रखेंगे इस बात को कि ये ए है ये वाला पेपर, और जो बी है उसको आप बी जहन में रखेंगे। जब आप रेफरेंस लिखेंगे उसमें भी इसी तरह, वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह उसके ऊपर भी, कि रेफरेंस में हम ये बात डिटेल से करेंगे। उसमें आप ईयर में ऐसे ही जैसे यहाँ पर आपने 2011 ए या 2011 बी लिखा है, वहां पर भी ऐसे ही आप 11 ए और 11 बी करेंगे। एंड ऑफ लाइन में अगर लिखना हो, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा इसको इकट्ठा कर देता हूँ। मैं कहता हूँ फर्ज कीजिए दोनों बातें एक साथ ही आपने एक्सप्लेन करनी थी, उसमें एक बात लिखी और दोनों का हवाला देना जरूरी है, तो उसमें ये देखें आपने 2011 ए और वही जो पहले फॉर्मेट इस्तेमाल हुआ 2011 बी करके उनको जोड़ दी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा लाजमी, और अगर आपको ये पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों को अपने साथियों को बताएं ताकि सबका भला हो सके। थैंक यू वेरी मच।